दर्शकों, मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का पार्ट नंबर 10 है, यानी कि ये 10वां कार्यक्रम है। पार्ट तो नहीं है, ये 10वीं जन्म कुंडली है जो कि एक बृहत रूप से इस कार्यक्रम में अध्ययन की जा रही है। तो सबसे पहले मैं ये जो जन्म कुंडली है इनके आपको जन्मकाल के विषय में बता देता हूँ, जन्मकाल का विवरण बता देता हूँ, जन्मकाल का पंचांग बता देता हूँ। उसके बाद में आप भी इस जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर हम और आप मिलकर के दोनों इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो जन्म कुंडली है ये एक युवक की है। इनके जन्म की तिथि है 4 दिसंबर 1990, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और जन्म का समय है दोपहर में 12:40, लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक बार और देख लीजिए, 4 दिसंबर 1990, 12:40 दोपहर के, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप इस जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए। कुंडली आपके सामने, आप समझ जाएंगे कि कौन सी कुंडली है। तब तक मैं इनके जन्मकाल के पंचांग के विषय में आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि जन्मकाल का पंचांग भी प्रेडिक्शंस में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने मंगलवार के दिन पौष मास में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लिया है। मनुष्य गण मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशि है। बुध राशिश बनते हैं और कुंडली इनकी बनती है कुंभ लग्न की। तो यहां से पंचांग हम किस तरह से देखेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मंगलवार के दिन व्यक्ति का जन्म हुआ है। मंगलवार के दिन व्यक्ति का जन्म होने की वजह से मंगल का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने में आएगा। इतनी बात तो आप लोग जान चुके हैं। तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं उग्रता, धैर्य की कमी भी देखने में आएगी। अब वो किस हद तक आएगी ये जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति और अदर स्थितियों को देख करके हम पता करेंगे। लेकिन मंगलवार के दिन जन्म लेने की वजह से व्यक्ति उग्र हो सकता है, व्यक्ति क्रोधी हो सकता है, जो भी काम करना है तत्काल में करना है, तुरंत में करना है, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, लड़ने झगड़ने का शौकीन भी होता है अगर मंगलवार के दिन जन्म हो। कुंडली की अगर स्थिति डिफरेंट हो जाए तो जरूर इस प्रभाव में कमी आ जाएगी, परंतु मूलतः ये व्यक्ति के अंदर रहता है। पौष मास में इन्होंने जन्म लिया है कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को। अब कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को जन्म लेने की वजह से चंद्रमा और सूर्य में दूरी काफी ज्यादा है, तो चंद्रमा यहाँ पर शुभ ग्रह बनेंगे, जो कि प्लस पॉइंट होगा। और आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में जन्म इन्होंने लिया है और लग्न इनका कुंभ है, जहां पर राहु कारक हो जाते हैं। तो राहु के नक्षत्र में जन्म लेना भी इनके लिए ठीक है, परंतु राहु का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में भ्रम का रहना वो इनके अंदर भी रहता होगा। मनुष्यगण है, मनुष्यगण का आप जानते ही हैं कि परिस्थिति के साथ में वो ढल जाता है, सामंजस्य बिठा लेता है। तो मनुष्य गण होने की वजह से जो क्रोध मैंने शुरू में बताया उसमें ऑलरेडी कमी आ गई, क्योंकि गण इनका मनुष्य हो गया। अगर राक्षस गण होता तो क्रोध और बढ़ जाता, लेकिन मनुष्य गण है तो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अब वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व का लग्न है। ये तो आप निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का अगर प्रोग्राम्स देखते हैं तो मैंने बहुत बार बताया कि अगर लग्न और राशि तत्वतः एक हो जाएं तो ये बहुत बढ़िया है, और काफी हद तक जो संघर्ष है वो जीवन का कम ये कर देते हैं जब लग्न और राशि तत्वतः एक हो जाएं। सबसे पहले हम इनकी जन्म कुंडली की तरफ देख लेते हैं, सभी भावों की स्थिति को जान लेते हैं, फिर इनके विषय में जो इन्होंने बताया है वो, और फिर हम इनके प्रश्न की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कुंभ लग्न की ये जन्म कुंडली है। अब कुंभ लग्न के लोग, मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था कि दार्शनिक होते हैं। इस कुंभ लग्न के लोगों को श्रेष्ठ माना गया है, लग्न में कुंभ राशि को श्रेष्ठ माना गया है, तो ये बढ़िया है। लग्न का मान आप देख रहे हैं 24°6, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है। इस लग्न में देवगुरु बृहस्पति कारक तो नहीं होते, लेकिन जो मैंने बताया था कि चंद्रमा का नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, जिस वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व में भ्रम भी आ जाता है, मन में भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं, मन में एक अनजाना डर भी लगने लगता है। लेकिन लग्न जो है वो गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से कहीं ना कहीं इन सब चीजों में कमी आएगी और व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये ज्ञान भी भरेंगे। लग्न के अधिपति शनि बन जाते हैं, जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं 28 अंश पर मृत अवस्था में। फलस्वरूप लग्न भी आप देख रहे हैं 24 अंश पर है, कोई बहुत ज्यादा इसको बलवान नहीं कहेंगे, 24°6 और लग्नपति जाकर के मृत अवस्था में बैठे हैं। तो लग्न और लग्नेश का कमजोर हो जाना कहीं ना कहीं पूरी जन्म कुंडली को कमजोर तो कर ही देता है, क्योंकि जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश, लग्न अर्थात कि आप, अगर लग्न कमजोर हो जाए तो कुंडली में बड़े बड़े राजयोग लगे हुए हो उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता। तो सबसे पहला पॉइंट इस जन्म कुंडली में हमारा रहेगा कि हम इस जन्म कुंडली के लग्न और लग्नेश को बलि करें। लग्न के अधिपति शनि लाभ भाव में जाकर के बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, अर्थात जीवन काल में जो भी चीजें मिलनी है वो विलंब के साथ ही मिलनी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ जाता है कि शनि अपने ही घर को देखेंगे तो भी विलंब उत्पन्न करेंगे? बिल्कुल, इसका आंसर होगा जी हाँ, विलंब वो उत्पन्न करेंगे क्योंकि वो उनका स्वभाव है।
सोलर सिस्टम में सूर्य से बहुत ज्यादा अधिक दूरी पर शनि होने की वजह से सूर्य का प्रकाश शनि तक कम पहुंच पाता है, जिस वजह से शनि की जो गति है वो मंद है, शनै शनै स्लोली ये चलते हैं, जिस वजह से इनका जो प्रभाव है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आएगा। अब लग्न पर शनि अपनी दृष्टि डालेंगे तो अपना प्रभाव वो देंगे कि जीवन काल में प्रत्येक कार्यों को विलंबित वो करने वाले होंगे। लग्न पर लग्नेश की दृष्टि होने से लग्न को बल तो जरूर मिल रहा है, परंतु लग्नेश स्वतः बहुत कमजोर अवस्था में है, तो वो कुछ बहुत ज्यादा बल नहीं दे पा रहे। जब हम लग्नेश को बल देंगे तब जाकर के लग्न को बल मिलेगा, तो हमको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब द्वितीय भाव के अधिपति गुरु बन जाते हैं, जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, लेकिन उच्च राशि में वक्री हैं। अब गुरु का उच्च राशि में वक्री होना कुंभ लग्न की कुंडली में कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाएगा। धनपति होकर के ऋण भाव में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर ऋण में फंस जाए तो ऋण में फंसा ही रहता है, ऋण से वो निकल नहीं पाता। लेकिन गुरु धन भाव के अधिपति हैं, साथ ही साथ धन के कारक हैं, तो धन के कारक और धन भाव के अधिपति ने धन भाव को अपनी नवी दृष्टि से देख लिया, तो धन की स्थिति को भी ठीक ठाक मानिए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति ऋण में फंसेगा तो ऋण से निकल नहीं पाएगा। ये इस जन्म कुंडली का आप एक मूल सूत्र मान सकते हैं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं मंगल, और वो भी वक्री हैं, लेकिन वो दशम भाव को देखते हैं जो कि उनका घर है, तो मंगल का वक्री होना कहीं ना कहीं का परेशानी का कारण तो बनेगा। तृतीय पति हो और दशम पति होकर के चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहे हैं। दशम में दिग्बली होते हैं, यहाँ पर दिग्बल से सर्वथा विहीन, तो थोड़ा सा कमजोर और आकारक ग्रह होकर के वक्री हुए हैं, तो परेशानी का कारण बन रहा है। ये घर में कलह की स्थिति, माता के स्वास्थ्य में परेशानी ये लाने का काम करेंगे। और पराक्रम भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति गलत जगह पर भी पराक्रम में मेहनत कर जाता है, या कभी कभार पराक्रम में कमी या पराक्रम में थोड़ा सा आलस्य कर जाते हैं, तो इस तरह की स्थिति देखने में आई है। परंतु वो मंगल है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं गलत पराक्रम की स्थिति भी इस कुंडली में बन जाती है। और चतुर्थेश जाकर के बैठे हुए दशम भाव में और दशमेश जाकर के चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थेश और दशमेश का परिवर्तन है। अब अच्छा भी इसको कह सकते हैं, दो केंद्रों का परिवर्तन है, और ये भी होता है कि कार्यक्षेत्र के माहौल को व्यक्ति घर में ले आए, घर को कार्यक्षेत्र में ले जाए, तो बैलेंस बनाने में परेशानी। लेकिन परिवर्तन है तो श्रेष्ठ है कि दशमपति चतुर्थ में बैठे हैं तो बढ़िया माना जाएगा, चतुर्थपति दशम में बैठे हैं तो ये भी बढ़िया है। चतुर्थेश और दशमेश का परिवर्तन व्यक्ति बैलेंस भी बहुत अच्छा बना लेता है कार्यक्षेत्र में और अपने घर में, तो ये भी बढ़िया है। पंचम भाव के अधिपति जाकर के पंचम भाव के अधिपति जाकर के लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, और चंद्रमा वहां पर बैठे, तो चंद्रमा और बुध का आमने सामने होना भी गज केसरी योग। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का वक्ता होता है, बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत बुद्धि से तेज होता है, बुद्धिमान होता है, तो ये स्थिति ठीक है। षष्ठेश बनते हैं गुरु जाकर के चंद्रमा जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, तो षष्ठेश का पंचम भाव में जाना कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का कारण जरूर बन जाता है, लेकिन चंद्रमा को छठे का उतना दोष नहीं होगा। पंचम भाव में बैठे तो शिक्षा को थोड़ा ये उतार चढ़ाव वाली स्थिति में जरूर ला देंगे। केतु और मंगल के मध्य ये इनका पंचम भाव आ गया है, जो कि संतान के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाएगा। सप्तमपति बन जाते हैं सूर्य, इनके जाकर के दशम भाव में बैठे हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। जीवन साथी भी जो हो वो कर्मठ हो, और हाँ जरूर मैरिड लाइफ में परेशानी जाती है, परंतु व्यापार भी अगर ऐसा व्यक्ति करे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से सप्तमेश का दशम भाव में जाकर के बैठना, वो भी दिग्बली होकर के बहुत बढ़िया है। अष्टम भाव के अधिपति बुध बन जाते हैं, तो पंचमेश को अष्टमेश का दोष नहीं होगा, जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं, आकस्मिक धन लाभ की भी ये योग बना देते हैं। भाग्य भाव का अधिपति जाकर के दशम भाव में बैठा है, कहना नहीं, अगर इन दोनों का परिवर्तन हो जाए या भाग्येश और दशमेश का संबंध बन जाए, तो देखिए भाग्येश जाकर के बैठे हुए हैं चतुर्थ में और दशमेश की दृष्टि से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं धर्म कर्माधिपति योग की तरह ये फल देने वाला बनेगा। योग नहीं बनेगा परंतु फल देने वाला बनेगा, जो कि ये भी बढ़िया ही है। अब लाभ भाव के अधिपति बनते हैं गुरु, जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभेश का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना कहीं ना कहीं व्यय की अधिकता को दर्शाता है। धन भाव के अधिपति षष्ठ में और लाभेश भी आकर के षष्ठ में, तो धन की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। 12वें भाव के अधिपति स्वतः लग्नेश बन जाते हैं, वो जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी, धन का संचय ना हो पाना। राहु का 12वें भाव में होना गलत खर्च की स्थिति को भी दर्शाता है। तो कुछ योग तो अच्छे हैं, लेकिन धन की स्थिति और व्यय की स्थिति को देखा जाए तो वो ठीक नहीं दिखाई पड़ती, और लग्नेश का कमजोर हो जाना भी गलत व्यय को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं करियर में परेशानी इस व्यक्ति के जीवन काल में देखने में आएगी। धन को लेकर के परेशानी देखने में, विवाह को लेकर के, संतान को लेकर के परेशानी इस व्यक्ति के जीवन काल में देखने में हमको मिलेगी। मैं इनके विषय में आप लोगों को बता देता हूँ। ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं लखनऊ कोर्ट में, तो ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं अभी लखनऊ कोर्ट में। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, कहीं भी और जॉब नहीं मिली है, और 1-2 वर्ष के उपरांत इन्होंने जोश भी खो दिया है प्रॉपर जॉब का। देखिए
जॉब ना मिल पाना, तो मंगल थोड़ा सा कमजोर है लेकिन वो देख रहे हैं तो जॉब की स्थिति को दिक्कत नहीं, लेकिन लग्नेश कमजोर है। मैंने अभी क्या बताया था कि बड़े बड़े राजयोग लगे हों परंतु लग्नेश कमजोर हो जाए तो स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाती, तो इस वजह से है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जोश खो दिया है। जोश क्यों खो दिया? क्योंकि आत्मविश्वास में कमी आई और लग्न भी आत्मविश्वास देता है, तो लग्नेश के कमजोर हो जाने की वजह से जोश व्यक्ति ने खो दिया। सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अथक प्रयास किया पर वहां भी कोई सफलता नहीं मिली और इनकी शादी भी अभी नहीं हुई है, जो कि एक और परेशानी का कारण है क्योंकि 90 का जन्म है, विवाह नहीं हुआ है। स्वभाव से समझदार है लेकिन गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। वही मंगल का जो है और चतुर्थ भाव में मंगल बैठ करके इनको मांगलिक बनाएंगे, चंद्र कुंडली से भी मांगलिक बनेंगे, तो मांगलिक होने की वजह से गुस्सा ज्यादा और मंगलवार के दिन जन्म होने की वजह से क्रोध इनके व्यक्तित्व में देखने में हमें मिल जाता है। पिता से भी खास बनती नहीं है। पिता भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं तो घर में थोड़ी सी कलह की स्थिति राहु की दृष्टि से दृष्ट है। पिता के कारक को पिता भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी परेशानी तो ला देते हैं। दोस्तों और यारों के साथ ही ज्यादातर वक्त बिताते हैं। फिर कोर्ट में थोड़े इंट्रोवर्ट है और माँ से अधिक लगाव है। इंट्रोवर्ट तो है क्योंकि कुंभ लग्न की इनकी जन्म कुंडली है, माँ से अधिक लगाव है। चतुर्थपति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और चंद्रमा भी 16 अंश पर बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, बुध की दृष्टि से दृष्ट है, बुध के सामने है तो माँ से बन जाती है, बढ़िया है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्योंकि भाई के साथ भी अच्छी बनती है लेकिन दोस्तों पर ही अधिक एनर्जी व्यय करते हैं। पढ़ाई में ये एवरेज थे। देखिए मित्र भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना और मित्र भाव में आकारक मंगल का जाकर के बैठ जाना, वो भी वक्री होकर के, तो मित्र पर इन्होंने, मंगल एनर्जी के कारक है, मित्र पर एनर्जी इन्होंने व्यय कर दी। अब हम चलेंगे इनके प्रश्न की तरफ, लेकिन ये कुछ परेशानियों के कारण यहाँ पर इस कुंडली में मुझे समझ में आ रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस कुंडली को अगर हम देखें तो जॉब नहीं हुआ, तो विवाह में भी परेशानी आई, तो कहीं ना कहीं हर चीज में विलंब है, जो कि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने की वजह से है। और दूसरा, सफलताओं में बाधा उत्पन्न हो रही है क्योंकि लग्नेश कमजोर है। भाग्यपति ठीक है, 26 अंश पर बैठे हुए हैं दशम भाव में, लेकिन अंश वाइज वो भी बहुत कमजोर, और जाकर के नवमांश में भी वो शनि की राशि में बैठे हैं। शुक्र शनि की राशि में जाए तो कुछ बहुत खासा रिजल्ट नहीं आता जितना कि वो गुरु की राशि में रिजल्ट कर देते हैं, तो वो भी कमजोर। और पंचम भाव के अधिपति की स्थिति को ठीक देखता हूं लेकिन वो भी मूल नक्षत्र में बैठे, तो परेशानी कहीं ना कहीं वहां भी हमें देखने में मिल रही है। तो थोड़ा सा कुंडली को, हमको मेनली लग्नेश को अगर हम बल देते हैं तो इस कुंडली को जागृत किया जा सकता है। तो जो भी आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था वो मैंने बताया। अब हम बिना विलंब की सीधे इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनको कोई सरकारी नौकरी या कंपटीशन में निकलने की संभावना है, प्रयासरत तो दिखते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि प्रयासरत दिखते हैं और सरकारी नौकरी। आपकी जन्म कुंडली के दशमपति दशम को देखते हैं और दशम भाव में सूर्य बैठे हैं 18 अंश पर, षडमल में भी वो बलवान है। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं जो कि स्वतः पंचमेश है, और शनि की महादशा में सूर्य का अंतर इनको प्रारंभ हुआ है 1 मार्च 2022 के बाद में। 100% इस जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं अगर ये अपना 100% देते हैं तो। दशम भाव पर सूर्य का होना, दशमेश की दृष्टि से दृष्ट, सूर्य और मंगल का आमने सामने होना व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, व्यक्ति को मेहनती बनाता है। अगर ये सभी चीजों को छोड़ करके केवल और केवल पढ़ाई पर लग जाते हैं, पंचम में चंद्रमा है जो कि पढ़ाई में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस देगा, लेकिन अगर ये अपने मन को एकाग्र करके लग जाते हैं, सूर्य और शनि को हम थोड़ा और बल दे देते हैं, तो बिल्कुल इस कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं मार्च 2022 से लेकर के नवंबर 2022 के बीच में ही। फिर चंद्रमा भी आएंगे, चंद्रमा भी षष्ठपति हैं जो कि कंपटीशन को दर्शाते हैं, और कंपटीशन भाव का अधिपति पंचम भाव में बैठा है, तो बिल्कुल इस जन्म कुंडली में उस बात के भी योग यहाँ पर बनते हैं कि ये अगर प्रयत्न करते हैं तो बिल्कुल सरकारी नौकरी ले सकते हैं। 2022 इनके लिए फेवरेबल है। मिथुन राशि होने की वजह से शनि की ढैया इनको चल रही थी, जिस वजह से थोड़ी सी परेशानी ये अभी देख रहे थे अष्टम भाव में, लेकिन अभी शनि भी जो इनके बदल के इनके भाग्य भाव में आ जाएंगे जो कि प्लस पॉइंट होगा। और अगर हम गुरु की स्थिति को देखें तो गुरु भी इनके दशम भाव में आ जाएंगे। अगर हम चंद्र कुंडली से देखते हैं तो 12 नंबर की राशि दशम भाव में आएगी मिथुन राशि से, तो कहीं ना कहीं गुरु, तो 2022 इनके लिए बहुत फेवरेबल है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना 100% प्रयास सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देना चाहिए। अगर ये सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं तो 2022 में इस कुंडली में सरकारी नौकरी लगने के योग हैं, या कुछ एक स्टेप तो इनका आगे सरकारी नौकरी में बढ़ सकता है अगर ये प्रयास करते हैं तो। शनि की दशा में चंद्रमा का अंतर इनको जो रहेगा वो भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं, जो कि रहेगा जनवरी 2023 से शुरू होकर के अगस्त 2024 तक, और फिर दशमेश आएंगे। तो आप मान के चलिए कि 2022 से 2022 से पूरा 2025 तक की जो स्थिति मैं इस कुंडली में देख पा रहा हूं वो सरकारी नौकरी में इनको आगे बढ़ाने के लिए बनती है। तो इनसे कहिए 100% अपना प्रयास दें और सरकारी क्षेत्र में ही ये लगे रहें, ये इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगला प्रश्न इन्होंने किया है, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इनका आगे कैसा फ्यूचर रहेगा।
अभी कुछ खास नहीं कमाते, क्या आगे जाकर इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। माँ और पिता से भी मदद मांगनी पड़ती है इन्हें। धन भाव के अधिपति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, जो कि स्वतः लाभेश हो जाते हैं, लेकिन लाभ भाव में लग्नेश बैठे हैं और पंचमेश बैठे हैं। तो मैं समझता हूं कि लाभ की स्थिति को ये बना देंगे, और लाभ की स्थिति आगे जाकर के बनेगी जब बुध की दशा आएगी, तब इनकी लाभ की स्थिति को हम और बेहतर कह सकते हैं। लेकिन शनि में सूर्य का अंतर आ रहा है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य और व्यय को कंट्रोल करें। पढ़ाई में अगर ये लग जाए, एक बार अगर ये सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो व्ययपति होकर के, क्योंकि लग्नेश है वो और जाकर के लाभ भाव में बैठे, हम शनि को बल देंगे तो लाभ की स्थिति को हम इस कुंडली में ठीक कर सकते हैं। ऋण इत्यादि से अगर ये बचें तो ज्यादा उचित होगा। इनके शादी के योग कब तक बनेंगे। कमाई भी खास नहीं है और विलंब होता जा रहा है, ये भी कोई बहुत इच्छा नहीं दिखाते। देखिए, विलंब होने का कारण तो पहली चीज लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, और कहीं ना कहीं इस कुंडली में अगर हम देखें तो विवाह कराने वाले गुरु उच्च राशि के जरूर है, लेकिन वक्री हो जाने के चलते, राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते कमजोर हो गए हैं। और कहीं ना कहीं इस कुंडली में अगर हम देखें विवाह के योगों के विषय में, तो 2023 के अप्रैल के बाद में जब गुरु इनकी राशि से लाभ भाव में संचरण करेंगे, अर्थात मेष में, तब इनके विवाह के योग बनेंगे, और उस समय आप विवाह का अगर प्रयास करते हैं तो वो ज्यादा इनके लिए उचित रहेगा। इनको कौन सा रत्न और पूजा के लिए बोला जाएगा। रत्न की हम बात करते हैं तो शनि का रत्न, तो शनि वर्गोत्तमी है इनके, और बुध की स्थिति को देखा जाए तो बुध जाकर के बैठे हैं धनु राशि में मूल नक्षत्र में, और शुक्र इनके बाल्यावस्था में है, मंगल के घर में, मंगल से दृष्ट है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं बुध के नक्षत्र में, और नवमांश में वो शनि के घर में है। तो शुक्र का रत्न इनको हीरा या ओपल आप धारण करा सकते हैं। शुक्र का रत्न एकमात्र रत्न आप इनको धारण कराइए, इसके अलावा और कोई रत्न आप इन्हें धारण ना कराएं। इसके साथ ही साथ जो पूजा पाठ है वो मैं आपको बता देता हूँ। भविष्य कैसा है इनका, आगे भविष्य ठीक है, अगर सरकारी नौकरी की तरफ ये जाते हैं। बाकी शनि की दशा फिर बुध की दशा, तो भविष्य इनका ठीक ही है। ढैया इनकी निकल ही गई है, समय ठीक नहीं था, आने वाला भविष्य इनका ठीक है। स्वास्थ्य से लेकर के कोई विशेष ध्यान देना होगा क्या। स्वास्थ्य में इनके पेट से संबंधित परेशानियां आपको देखने में आएगी, छाती में जलन इत्यादि की शिकायत आप इनके देखने में आती रहेगी। गैर कानूनी काम को करने से बचें। जोड़ों में हड्डियों में दर्द की शिकायत भी आगे जाकर के इनको देखने में आ सकती है। मेनली स्टमक संबंधित, पेट से संबंधित हेल्थ इश्यूज रहेंगे, तो उसका ध्यान रखा जाए। खान पान पर नियंत्रण रखा जाए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इनका दाम्पत्य कैसा रहेगा, बच्चे के योग है। देखिए, बता चुका हूँ, संतान भाव पापकर्तरी योग में है, और जन्म लग्न और चंद्र लग्न से ये मांगलिक है। सूर्य बनते हैं सप्तम पति, जाकर के दशम में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र पर केतु की दृष्टि का पड़ जाना। नवमांश कुंडली में शुक्र राहु की युति, शुक्र पर शनि का प्रभाव, और गुरु और शनि वहां भी साथ में बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में। कहीं ना कहीं दाम्पत्य में परेशानी है, मांगलिक भी है ये। बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके अगर विवाह करेंगे तभी विवाह ठीक ठाक इनका चल पाएगा, नहीं तो दाम्पत्य का सुख कुछ खास इस कुंडली में नहीं है। इसीलिए जन्म कुंडली का मिलान करके ही आप इनका विवाह करें, वो सबसे ज्यादा उचित होगा। और संतान की स्थिति को तो तभी देखा जाएगा, पापकर्तरी योग में है, शनि की दृष्टि है, तो परेशानी तो होनी ही होनी है। लेकिन पत्नी की कुंडली में भी संतान की स्थिति को देख करके हम इस बारे में विचार करेंगे। माँ और पिता की पूर्ण रूप से सेवा कब कर पाएंगे। पहले तो ये स्वतः स्टेबल हो जाएं, जो कि मैं देख पा रहा हूँ 2 से 3 साल में अगर ये प्रयत्न करते हैं तो सरकारी नौकरी ले सकते हैं। सरकारी नौकरी लेने के बाद में जब शनि की महादशा धीरे धीरे करके इनकी आगे बढ़ेगी, हम इनके लग्न को बल देंगे और फिर ये माता पिता की सेवा की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। उसमें कोई कहीं दिक्कत मुझे नहीं दिखती। कोई विशेष एडवाइस इनके लिए आपके द्वारा। विशेष एडवाइस तो यही है, जो मैं उपाय बताऊंगा वही उपाय इनसे कराए जाए। बाकी क्योंकि इस कुंडली में मैं क्या कुछ विशेष एडवाइस इनको दे सकता हूँ। क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात मैं इनसे कहूंगा। एक जगह स्थिर होकर के, हालांकि लग्न इनका स्थिर है जो कि प्लस पॉइंट है, स्थिर होकर के मेहनत करें, प्रयत्न करें और सरकारी नौकरी ले लें। सरकारी नौकरी ले लेंगे तो जो परेशानी है धन की वो भी कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगी, तो वही ये करें। क्योंकि 32 साल के होने वाले हैं पर विकास इनका ना के बराबर है। लग्न पर शनि की दृष्टि का हो जाना ही कहीं ना कहीं, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का हो जाना, क्योंकि चंद्र कुंडली बनाएंगे तब भी शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और लग्न में भी शनि की दृष्टि है, तो चीजें इनकी विलंबित ही हैं। हीन भावना इनके मन में जागृत होनी शुरू हो गई है, क्योंकि इनसे छोटी उम्र के लोग भी तरक्की कर गए हैं। वही शनि कारण है, लग्नेश कमजोर, तो थोड़ी हीन भावना आ जाती है। आर्थिक हालत इनके कब तक ठीक होंगे। क्या स्वउपार्जित धन, भूमि, भवन, वाहन के योग है। मैक्सिमम हेल्प इनके खर्चे के लिए अभी मैं या माता पिता ही देखते हैं। इनके भाई ने जन्म कुंडली दी है, मैं आपको बताना भूल गया था। चतुर्थपति शुक्र है, चतुर्थ को देख रहे हैं हम। शुक्र को बल देने के लिए ओपल या हीरा धारण कर ही रहे हैं। मंगल यहाँ पर जाकर के बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि पड़ जरूर रही है, लेकिन उससे भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। शनि को बल देते हैं। बिल्कुल इस कुंडली में अगर देखा जाए तो योग बनते हैं, भूमि, भवन और वाहन के योग हैं इस कुंडली में, परंतु वो सब कैसे आता है, धन से। और धन के लिए इनका नौकरी, तो बेस इनका नौकरी है। नौकरी के लिए इनको प्रयास कराइए।
सभी चीजें हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, परंतु सब कुछ विलंब से है। तो विलंब के साथ ही इनको सफलता मिलेगी। शुक्र भी यहाँ पर दिग्बली होते हैं, यहाँ आकर के बैठ गए हैं दशम भाव में, परिवर्तन में है, षडबल में बल भी उनको मिल जा रहा है। तो ये प्लस पॉइंट है बुध के नक्षत्र में संचरण करने की वजह से। लेकिन हमको शुक्र को भी बलवान करना होगा, तभी सुख को अच्छी तरह से ये भोग पाएंगे। आर्थिक हालत इनके कब ठीक होंगे, ये तो अच्छा ये मैंने बता ही दिया, ये वाला प्रश्न हो चुका है इनका। 2023-24 के आसपास इनकी स्थिति जो है वो सुधारते हुए मैं देख रहा हूँ। बाकी अच्छा समय अभी इनका अप्रैल के बाद से ही शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य का बस ध्यान रखें। बड़े भाई और भाभी से इनके रिलेशन कैसे रहेंगे आगे जाकर के। लाभ भाव से बड़े भाई का विचार किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति गुरु हैं, जाकर के उच्च राशि में वक्री हैं, राहु से दृष्ट है, लाभ भाव में शनि है, लेकिन गुरु नवमांश में स्वग्रही बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ में है, वहां बुध की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, बुध वहां भी स्वग्रही हैं और चंद्रमा की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, लेकिन शनि वहां है और गुरु पर राहु का प्रभाव हो जाने की वजह से बड़े भाई के जो कारक है उन पर राहु का प्रभाव हो जाने की वजह से मिला जुला बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि भाव के अधिपति और भाव कारक दोनों ही गुरु राहु की दृष्टि से दृष्ट और भाव पे शनि बैठे हैं। शनि वहां बैठे हैं तो लग्नेश है, तो ज्यादा वहां चिंता नहीं, लेकिन गुरु और 11वें भाव के अधिपति पर राहु की दृष्टि पड़ जाने की वजह से मिले जुले बहुत ज्यादा अच्छे बड़े भाई के साथ में संबंध, आप ना कहें मिले जुले स्थिति देखने में मिलेगी। तो ये हो गया। और एक चीज और आपने कुछ पूछा है कि रत्न की जो आपने बात कही थी, चाहे तो आप बुध का रत्न भी इनको धारण करा सकते हैं, पन्ना। तो ओपल और पन्ना ये दो रत्न आप इनको धारण कराइए, दोनों ही रत्न इनके लिए धारण करना मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। आप ये दोनों ही रत्न इनको धारण करा सकते हैं। अब चलते हैं हम उपाय की तरफ। सूर्य को जल देने की आदत इनसे डलवाइए। उपायों को नोट कर लीजिएगा, बता रहा हूँ। सूर्य को जल देना है नित्य सुबह 9 से पहले, देर रात तक बिल्कुल भी नहीं जागना है। हो सके तो रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का 1 पाठ करना है। स्वास्थ्य अगर साथ देता है तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें या बिना नमक का उपवास करें। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार ये पाठ करें। अभी ढैया इनको चल रही है, इससे कहीं ना कहीं शनि को भी बल मिलेगा। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि का मंत्र मैं आपको लिख करके व्हाट्सएप में भेज दूंगा, वो हो सके तो इनसे रोज 1 माला आप जाप कराएं, वो भी इनके लिए बेनिफिशियल होगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः 1 माला ये जाप करानी है। इतनी पूजा मैंने इनको बताई जो कि इनको करनी है। शनि चंद्रमा का आमने सामने होना, हो सके तो विषयोग की शांति करा लीजिए, नहीं तो शनिवार के दिन और सोमवार के दिन, ये 2 दिनों को दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। ये उपाय आप करिए, ये उपाय इनके लिए बेनिफिशियल है और इनका 100% फोकस सभी चीजों को छुड़वा करके सरकारी नौकरी में लगवा दीजिए। सरकारी नौकरी के योग हैं और योग जस्ट अभी शुरू हुए हैं। आप सरकारी नौकरी की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर उनको सफलता मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, जिसके बाद में इनके जीवन को हम सिक्योर तो कुछ हद तक कर ही सकते हैं। बाकी ये उपाय हैं, इनसे इनके लग्न को बल तो मिल ही जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही इनके प्रश्न थे। कुछ ऐसा पॉइंट या कोई उपाय जो आप चाहते हैं कि इनसे कराया जाए ताकि इनकी लाइफ को हम कुछ और अच्छा और बेहतर कर सकें, या कोई ऐसा पॉइंट जो मेरे द्वारा इस जन्म कुंडली में बताने से छूट गया हो, तो स्वागत है आपका, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या इनके विषय में आप कुछ बात ऐसा लिखना चाहते हैं जो कि पॉजिटिव हो, मोटिवेटिंग हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक नए ज्योतिषीय कार्यक्रम को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।